हाँ तो विद्यार्थी, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चलिए, हम आपको सोशल साइंस पढ़ा रहे थे। आपका बड़ा राजनीति विज्ञान में, राजनीति शास्त्र में हमने वो चैप्टर शुरू किया था, जाति धर्म और राजनीति चीज को बता रहे थे। ठीक है। जाति धर्म और लैंगिक मसले चैप्टर चल रहा था। ठीक। चैप्टर का नाम था जाति धर्म और लैंगिक मसले। इसका मतलब और ना, लैंगिक मसले। पार्ट वन हमने इसको बना चुके थे, आज इसका लास्ट रहेगा पार्ट, और ये आपका क्या हो जाएगा, पार्ट टू। और इसी में हम इसको कर देंगे कंप्लीट। ये भी चैप्टर आज हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है। धार्मिक, जाति धर्म और लैंगिक मसले में हमने आपको कल कुछ चीजों को बताया था, बताएंगे आप लोग कुछ चीजें। जाति धर्म और लैंगिक मसले में हमने आपको बताए थे कुछ चीजें मेन मेन की, जैसे कि समाज में क्या होता है कि एक लिंग के आधार पे लोगों को विभाजित किया गया है, मुख्य रूप से दो भागों में, एक पुरुष और एक स्त्री जाति। लिंग के आधार पे कहा गया कि स्त्रियां घर का काम करेंगे और पुरुष जो मुख्य रूप से क्या करेंगे, घर के बाहर का कार्य को करेंगे। ठीक है। अब इसमें फिर हमने आपको बताया था कि भारत में क्या महिलाओं का कंडीशन है, साक्षरता दर के बारे में हमने बताया था कि आज वर्तमान समय 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो साक्षरता दर टोटल भारत कितना था, 74% था। ठीक। उसे बताया था कि महिलाओं की जो साक्षरता दर का स्तर बहुत ही कम है, 65% था। वहीं पुरुष की साक्षरता दर कितना था, 82% था। ठीक है। इसमें हमने और चीज आपको बताया थी, अनपेड कार्य क्या होता है, वह कार्य जिसमें क्या बताया गया था कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा क्या करती हैं, 1 घंटा ज्यादा कार्य करती हैं। ठीक। एक आपको ड्रॉप आउट बताए थे, ड्रॉप आउट क्या होता था। ड्रॉप आउट में हमने आपको बताया था कि जब लड़कियों का या बच्चियों का या महिलाओं का बीच में गार्जियन लोग ही पढ़ाई छुड़वा देते हैं स्कूल में, तो ही कहलाता है ड्रॉप आउट रेट। ठीक है। फिर लिंगानुपात हमने बताया था कि लिंगानुपात की कंडीशन भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था, तो टोटल 1000 पुरुष से मात्र 943 महिलाओं का आकलन बताया गया है। ये चीजें हमने आपको बता चुके थे। अब धीरे धीरे हम उसके अगले पार्ट यानी पार्ट नंबर 2 पे चलेंगे, और आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाएगा। और अगली हेडिंग हम क्या करेंगे, अब देखेंगे। ठीक है। महिलाओं के विरुद्ध क्रूरता, इसकी अगली हेडिंग है महिलाओं के विरुद्ध, महिलाओं के विरुद्ध क्रूरता, क्रूरता। ये हमारी अगली हेडिंग है। ठीक है। ठीक है। महिलाओं के विरुद्ध क्रूरता का मतलब क्या था, मुख्य रूप से देखा जाए तो क्रूरता का मतलब होता है कि महिलाओं को दबाना, महिलाओं को मारना, महिलाओं को पीटना। समाज में आज जो कंडीशन है, आज भी हम देखेंगे मुख्य रूप से, चाहे वो शहरी समाज हो चाहे ग्रामीण समाज हो, शहरी या ग्रामीण, तो मुख्य रूप से जो सबसे ज्यादा प्रभावित महिलाएं ग्रामीण समाज में होती है। ग्रामीण, शहरी या ग्रामीण में, मुख्य ग्रामीण जगहों पर महिलाएं, महिलाएं क्या है, सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है। किससे सुरक्षित नहीं है, तो मुख्य रूप से क्या, एक घरेलू हिंसा से। किसके हिंसा से, घरेलू हिंसा से। हमेशा क्या होती है, पारिवारिक कलह बनी होती है। घरेलू हिंसा, पारिवारिक कलह, पारिवारिक कलह, कलह का मतलब कहा जाए मुख्य रूप से झगड़ा। पारिवारिक झगड़ा क्या होती है, बनी होती है। तो महिलाओं के विरुद्ध आज भी क्या समाज में क्रूरता है, और उनको देखने की भावना में भी अलग है कि मुख्य रूप से महिलाएं, उनको घर पे ही रहना चाहिए। कितना भी काम करेंगे तो उनके कार्यों को उतना ज्यादा वरीयता नहीं दी जाती है जितना कि पुरुष को वरीयता दी जाती है। ठीक है। तो मुख्य रूप से शहरी ग्रामीण जगहों पे महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज देखते हैं फिर घरेलू हिंसा, हर एक परिवार में, किसी का परिवार होता है, हमारा आपका, कुछ ना कुछ आपसी हमेशा मनमुटाव परिवार में चलता रहता है। महिलाओं में कोई जेठानी है, कोई ननद है, कोई साली है, का सब रिलेशन चलता है, देखते हैं उसमें हमेशा टकराव होता रहता है। ननद आएंगी तो काम नहीं करना चाहेंगी, ये ननद ये चाहेंगी जो घर की सदस्य है, उनकी भाभी जी, वो कहेंगे एक काम करे, तो आपस में मनमुटाव बना ही रहता है। तो मुख्य रूप से घरेलू हिंसा है। ठीक है। महिलाओं को परिवार में, परिवार में पुरुष के अपेक्षा कम वरीयता दी जाती है। वरीयता का मतलब स्थान कहा जाता है, कम वरीयता दी जाती है। अब बताइए, जब दोनों लोग समान है, महिला और पुरुष दोनों लोग समान है, दोनों लोगों का अपना जीवन एक समान है, तो उन सबको समान वरीयता देनी चाहिए। लेकिन मुख्य रूप से कहा जाता है पुरुष श्रेष्ठ है और महिला क्या है, उतना श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे समाज क्या हो रहा है, सुधर रहा है।
तो महिलाओं के विरुद्ध क्रूरता में मुख्य रूप से आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि शहरी ग्रामीण जगहों में महिलाएं क्या है, सुरक्षित नहीं। सुरक्षित नहीं का मतलब आज भी देखेंगे, हमारे घर की बहन बेटी हो चाहे आपके घर की बहन बेटी हो, इसमें क्या होता है कि हम लोग रात को 10 बजे भी आप घूम कर आएंगे तो एक बार गार्जियन ही पूछेगा कि हाँ, ये थोड़ा सा पूछें कहाँ गए ले, कब यहाँ गए थे मेला देखने घूमने, तो नहीं बोलेंगे। अगर वही लड़की आती है तो समाज में विभिन्न प्रकार के लोगों की अलग अलग विचारधाराएं हो जाती है। तो आज भी हमारे समाज में, चाहे शहरी समाज हो चाहे ग्रामीण समाज हो, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। घरेलू हिंसा, हर घर में कुछ ना कुछ घरेलू हिंसा, आपसी झगड़ा लगा रहता है। तो घरेलू हिंसा और पारिवारिक कलह हमेशा क्या होता है, बना ही रहता है। महिलाएं परिवार में पुरुषों की अपेक्षा कम, यानी महिलाओं को परिवार में पुरुष की अपेक्षा कम वरीयता दी जाती है, यानी उनको उतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता जितना कि पुरुष को महत्व दिया जाता है। तो ये आपका टॉपिक है महिलाओं के विरुद्ध क्रूरता में 3 पॉइंट। अब अगला हेडिंग हम देखेंगे। आप जब हम हट रहे हैं तो आप स्क्रीन शॉट लेते रहिए, हम बार बार ना कहें कि आपको स्क्रीन शॉट ले लीजिए बाबू, स्क्रीन शॉट ले लीजिए बाबूनी, अपने हिसाब से लेते रहें, ठीक है। चलिए अब इसको मिटा के अगला हेडिंग पढ़ते हैं। आगे हेडिंग हमारा है महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, ठीक है। हेडिंग है महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। अब हम देखेंगे कि महिलाओं का राजनीति में क्या कंडीशन है। पहले के समय चाहे आज के समय, धीरे धीरे मतलब महिलाओं का कंडीशन क्या आपके सब्जेक्ट में बताया गया है। उनका प्रतिनिधित्व का मतलब चुनाव लड़ना। इस चुनाव आ जाता है ग्राम प्रधान का, तो लोग पहले जाकर पर्चा भरते हैं, तो उसका प्रतिनिधि हो गए कि आप क्या कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। तो देखेंगे कि महिलाओं का राजनीति में क्या प्रतिनिधित्व, उनका राजनीति में कैसे भाग ले रही है, उनका बेहतर प्रदर्शन है, बेहतर प्रदर्शन नहीं है। अब पहला पॉइंट, महिलाएं भी राजनीति में भाग लें, राजनीति में भाग लें, जो पहले नहीं लेती थी, जो पहले नहीं लेती थी, ठीक है। महिलाओं को राजनीति में प्रतिनिधि कहा जा रहा है कि मुख्य रूप से महिलाएं भी राजनीति में भाग लें, अब भाग लें जो पहले नहीं लेती थी। पहले होता था कि महिलाएं राजनीति में नहीं जाएंगी, वो घर से बाहर निकलेंगी ही नहीं, तो कहाँ से राजनीति में जाएंगी। समाज में ये बना था ना कि महिलाएं घर में ही रहेंगी, पर्दा के आड़े रहेंगी, वहीं पर उनका जीवन कट जाता था। यहाँ पे नैहर में वैसे रहते रहते हो जाता था 20-22 बरस, शादी के बाद वो घूंघटा ओढ़ के रहिए, धीरे धीरे लोग मतलब बच्चे हो जाते थे, अच्छा खासा उम्र चल जाता था, तब अपना जाके क्या करते थे, महिलाएं बाहर जाती थी। तो लोग कहा जा रहा है महिलाएं राजनीति में अब क्या कर लें, भाग लें, जो पहले नहीं लेती थी, अब उनको क्या किया जाए, राजनीति में भाग लिया जाए। दूसरी चीज, महिला संगठनों महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं को और कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता को जो महिलाएं आपस में जुट कर क्या कर संगठन बनाती कि हमारा संगठन आगे जा। तो महिला संगठनों एवं कार्यकर्ताओं ने लोकसभा और राज्यसभा ने लोकसभा लोकसभा और राज्यसभा, किसमें, राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा में 1/3 सीट आरक्षित सीटें हैं। महिलाओं और संगठन कार्यकर्ताओं ने लोकसभा और राज्यसभा में 1/3 सीटें क्या है, अब आरक्षित है। 1/3 सीटें आरक्षित है। 1/3 सीटें क्या है, आरक्षित है। दूसरी पॉइंट दिया है कि महिला संगठन, संगठन का मतलब होता है कि आपस में लोगों को एक साथ मिलाकर क्या करना, किसी चीज का विरोध करना या किसी का सहमति करना, क्या कहलाएगा, संगठन। एक व्यक्ति है तो संगठन नहीं, एक के साथ अब 2 3 4 5 10 मनुष्य बढ़ता ही जाती है, एक प्रकार का क्या लगेगा, संगठन। तो चाहे महिला संगठन हो चाहे उनके कार्यकर्ता जो महिलाओं को सपोर्ट करें और महिलाएं, ठीक है, उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा किसे कहते हैं इसको समझेंगे। लोकसभा का मतलब होगा लोकसभा के द्वारा प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। लोकसभा के द्वारा किसका चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का। और राज्यसभा के द्वारा किसका चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। चाहे लोकसभा और राज्यसभा में अब महिलाएं की कितनी सीटें आरक्षित कर दी गई हैं, तो 1/3। 1/3 का मतलब समझाना चाहते हैं आपको, जैसे कि 100 सीटें हैं तो इसमें क्या किया जाएगा, 100 सीटों में, जैसे ध्यान दीजिए, अगर हम 100 सीटें हैं तो 100 का हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 सीटें। तो 50 सीटें, अब यही करेंगे, इसका 1/3, तो इसका 1/3 का मतलब 100 में हम कितना किसका भाग देंगे, 1/3, 3 का भाग देंगे
देखिए तो 3 तिली के 9, यहाँ बचा, फिर एक गया तो फिर कितना, 3 तिली के 9 एक बचा, फिर गया 10, 3 तिली के 9 यानी एक सही एक बटा के 2, 33.5% है। तो हाई देखिए 33 महिलाओं की सीटें आरक्षित, अगर 100 गो सीट आ रही है तो 100 गो में 33 गो सीट है, आधा नहीं, ये तो आधा कोई रहेगा, पेटवा कड़ी तो कैसी लड़ी चुनाव, ठीक है। तो मुख्य रूप से 33 गो सीट लड़नी चाहिए, उसमें कौन लड़ेंगे चुनाव, महिलाएं, ठीक है। तो अब धीरे धीरे महिला संगठन और कार्यकर्ताओं ने, चाहे लोकसभा की सीटें हो चाहे राज्यसभा की सीटें हो, उसमें महिलाओं को 1/3 सीटें आरक्षित कर दी गई कि यह 100 सीट आती है तो 100 सीट में निश्चित है कि 33 सीट का प्रतिनिधित्व, 33 सीटों पे जो चुनाव लड़ेंगी वो कौन लड़ेंगी, महिलाएं लड़ेंगी। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला, स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार किसे कहते हैं, स्थानीय सरकार मुख्य रूप से देखेंगे पंचायत, कौन कौन रहेगा, पंचायत और नगर पालिका, पंचायत और नगर पालिका, पंचायत और नगर पालिका, ठीक है। पंचायत और नगर पालिका में महिलाओं, पंचायत और नगर पालिका में महिलाओं की 1/3 सीटें में, महिलाओं की कितनी सीटें चाहिए, महिलाओं की 1/3 सीटें, 1/3 भी बताएं, यानी 100 में 1/3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 सीटें, 1/3 सीटें जिसमें 10 लाख से अधिक निर्वाचित है, 1/3 सीटें जिसमें मुख्य रूप से कितने निर्वाचित है, जिसमें 10 लाख से ज्यादा निर्वाचित है। कितने प्रतिनिधि निर्वाचित है, 10 लाख से ज्यादा निर्वाचित है। ये कम से कम आपको 3 पॉइंट लिखेंगे तो आपका कहीं इसमें गया हुआ नहीं, ठीक। एक बार फिर बताना चाहेंगे स्थानीय सरकार किसे का, जैसे हमने बताया कि सरकार 3 प्रकार की होती है, एक आपके होता है केंद्र सरकार, फिर उसके बाद हो जाएगा राज्य सरकार, और जो तीसरी सरकार वो कौन सी सरकार है, स्थानीय सरकार। कौन सरकार, स्थानीय सरकार, ठीक है। केंद्र सरकार का मालिक करें तो केंद्र सरकार का मालिक कौन होता है, पीएम यानी प्रधानमंत्री, वो है। राज्य सरकार का मालिक कौन होता है, सीएम यानी कि मुख्यमंत्री। और हम स्थानीय सरकार की बात करें तो इसका मालिक कौन होता है, डीएम। देख रहे हैं पीएम सीएम डीएम का कितना पावर है। तो जो स्थानीय सरकार, इसके अंतर्गत तो चुनाव, स्थानीय सरकार में पंचायत में मतलब जो गांव के लेवल में चुनाव होता है, पंचायती चुनाव, ग्राम प्रधान का हो गया, 5 गांवों को मिलाकर ब्लॉक प्रमुख चुनाव हो गया। तो पंचायत चुनाव और नगर पालिका चुनाव, नगर पालिका चुनाव कहाँ होता है, नगर पालिका का चुनाव मुख्य रूप से छोटे छोटे शहरों में, जैसे मऊ शहर, गाजीपुर शहर, बनारस शहर, छोटे आजमगढ़ शहर, बलिया शहर, इन छोटे छोटे शहरों में मुख्य रूप से ये चुनाव होते हैं। इसमें महिलाओं की कितने सीटें आरक्षित कर दी जाती है, 1/3 सीटें, जिससे आज वर्तमान में कम से कम कितने लाख प्रतिनिधि निर्वाचित हो चुके हैं, 10 लाख, कितने, 10 लाख, यानी स्थानीय चुनाव में 10 लाख प्रतिनिधि महिला निर्वाचित हो चुके हैं। इसका कारण क्या है, मुख्य रूप से इनके लिए सीटें आरक्षित कितनी की गई हैं, 1/3। कितने सीटें आरक्षित हैं, 1/3 सीटें आरक्षित है। इतना हो गया होगा तो हम आगे बढ़े, अब स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। चलिए मिटा दे रहे हैं इसको, अब लिखेंगे ऊपर से, आगे आइएगा। 2009 में, अगला पॉइंट इसी में, 2009 में महिला प्रतिनिधियों का, 2009 में किसका, महिला प्रतिनिधियों का। प्रतिनिधि का मतलब अभी हम बताएं जो मुख्य सीटों को चुनाव लड़ते हैं, क्या कहते हैं, सीटों पे चुनाव जो लड़ती है मुख्य रूप से जो महिला प्रतिनिधि हैं। तो महिला प्रतिनिधियों की जो प्रक्रिया थी, मतलब कितनी महिला सीटें लड़ी गई थी, तो मुख्य रूप से 2009 में राज्य की विधानसभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या 5% है। महिला प्रतिनिधियों की संख्या राज्य की विधानसभा में, किस सभा में, विधानसभा में 5% से भी क्या थी, 5% से भी कम थी। एक कंडीशन है 2009 में बताया गया था, ठीक है। क्या बताया समझिएगा, 2009 में जो महिला प्रतिनिधि ने, महिलाएं जो चुनाव लड़ना चाहती थी, उनकी संख्या, महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितना, राज्य की विधानसभा, राज्य देखिए एक होता है राज्य, एक होता है केंद्र, तो बताएं केंद्र का मालिक पीएम और राज्य का मालिक सीएम। तो जो राज्य की विधानसभा, विधानसभा सोचेंगे क्या गया, एक तो लोकसभा था जिसमें प्रधानमंत्री चुना जाता था, राज्यसभा जिसमें कौन चुना जाता था, राष्ट्रपति चुना जाता था। अब का लो विधानसभा, तो आप सुने होंगे जब विधानसभा का चुनाव होता है तो विधानसभा के द्वारा किसको चुना जाता है, मुख्यमंत्री को। किसको चुना जाता है, मुख्यमंत्री को। तो राज्य की विधानसभा में 5% से भी कम महिलाएं क्या थी, शामिल थी। कब, 2009 में। कह रहा है कि 2009 में
महिला प्रतिनिधियों की संख्या राज्य की विधानसभा के चुनाव में मात्र 5% से भी कम थी। एक कंडीशन है महिलाओं का, अतीत बता रहा है महिलाओं का राजनीति में क्या प्रतिनिधित्व है, क्या उनका योगदान है। ठीक है, और एक बार दे रहा है अगला पॉइंट जो हम डाटा देखेंगे इसमें क्या कह रहा है कि 2009 में, कब, 2009 में लोकसभा के चुनाव में, कौन सा चुनाव है, लोकसभा, आप लोग बताएंगे लोकसभा के द्वारा किसका चुनाव होता है, बताइए जल्दी, लोकसभा के द्वारा किसका चुनाव होता है, तो किसका चुनाव होता है, मुख्य रूप से प्रधानमंत्री। 2009 में लोकसभा में महिला प्रतिनिधि, महिला प्रतिनिधियों का जो प्रतिशत दे रहा है, किसका परसेंटेज दे रहा है, महिला प्रतिनिधियों का, जो महिला प्रतिनिधियों की संख्या है 2009 में, पहली बार 2009 में महिला प्रतिनिधियों की संख्या पहली बार 10% से, परसेंटेज दे दिया, टोटल परसेंटेज जैसे होता है 100%, तो मुख्य रूप से 10% से ऊपर थी, ऊपर की ऊपर हुई थी। सोचिएगा, ये कंडीशन है हमारे महिलाओं की। कह रहा है कि 2009 के लोकसभा के चुनाव में जो महिला प्रतिनिधियों की संख्या थी पहली बार 10% से ऊपर गई थी। अब बताइए 2009 में वही हम चले गए राज्यसभा में, राज्य की विधानसभा में कितना था, 5% से भी कम था, लेकिन 2009 में लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या पहली बार कितना परसेंटेज ऊपर था, 10% से हम लोग क्या किए गए थे, ऊपर गए। इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर से हम आपको बता दे रहे महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व का क्या रहा है। महिला का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बता रहे हैं कि 2009 में राज्य की जो विधानसभा के चुनाव होता है, राज्य में जो मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, तो उसमें महिलाओं का जो परसेंटेज है, महिलाओं का जो रेशिया है वो 5% से भी क्या है, कम है। लेकिन वहीं हम बात करें 2009 के किस चुनाव में, 2009 के लोकसभा के चुनाव में महिलाओं की जो सीटें 2009 में गई थी, कहीं थोड़ा सा सुधार हुआ था, वो सुधार कितना था, 10% से क्या गया था, ऊपर गया था। तो ये आपको बताएं महिलाओं का राजनीति में क्या क्या प्रतिनिधित्व है। अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम अगला आपको टॉपिक इसमें बताएंगे। बताइए केंद्र में किस मुख्य मालिक कौन होगा, प्रधानमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री, और वहीं आ जाइए स्थानीय में डीएम, स्थानीय में डीएम। अगला हेडिंग हम समझेंगे धर्म, सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता और राजनीति। तीनों को हम पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम समझेंगे धर्म क्या होता है। ठीक है, धर्म आप जानते हैं कि सभी भारत में सभी लोगों का अपना अलग अलग धर्म होता है। जैसे धर्म करें तो सब, प्रत्येक समाज में रहने वाले लोग, प्रत्येक समाज में रहने वाले लोगों का अलग अलग धर्म है। ठीक है, इसमें आप खूब अच्छे से बना के लिख सकते। जैसे हम अगर बात करें एग्जाम्पल में, हम कहते हैं हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म और जैन धर्म, ऐसे आदि बहुत सारे धर्म है मुख्य रूप से। यानी धर्म का मतलब प्रत्येक समाज में रहने वाले लोगों का धर्म क्या है, अलग अलग, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, इस तरह से धर्म है। अब इन धर्मों का हम समझेंगे कि हमारे समाज में क्या वरीयता दी गई है। तो क्या कहा गया कि धर्म, इसमें जो अगला पॉइंट मुख्य रूप से धर्म क्या लिखेंगे, धर्म को हमको रिलेट करना है, सांप्रदायिकता भी क्या होता है, राजनीति। तो धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। पूछता है ये किसका कथन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यह कथन था महात्मा गांधी का। इसको आप नोट में कर लीजिए, किसका कथन था, महात्मा गांधी का। वन लाइन में पूछ सकता है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, इस यह किस महान पुरुष का कथन था, तो यह मुख्य रूप से महात्मा गांधी का कथन था। धर्म में उन्होंने कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीति से, क्यों राजनीति से अलग नहीं कर सकते, सोचिएगा। धर्म हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है,
भारत में जो चुनाव की प्रक्रिया होती है, धर्मों जब राजनीतिक सीटें आरक्षित की जाती है तो लोग देखते हैं किस धर्म के लोग ज्यादा है, तो जिस धर्म के लोग ज्यादा होते हैं वहां पे क्या करें, सीट उन्हीं उसी व्यक्ति उसी धर्म के व्यक्ति को सीटों दे देते हैं, सीट दे देंगे कि ताकि वो चुनाव लड़े और चुनाव क्या करे, जीत जाए। तो यही कह रहा है, क्योंकि धर्म और राजनीति आपस में संबंध है, क्यों ना, धर्म में जब धर्म के ही लोग ना चुनाव लड़ेंगे कि अलग से जो भी इंसान है उनका अलग अलग धर्म है, उसी प्रकार से धर्म को हम कभी भी राजनीति से अलग नहीं कर सकते। जो सभी समाज के लोग हैं अपने धर्मों को मानते वो चुनाव लड़ेंगे, अरे आदमी नहीं लड़ेगा तो का आएगा बंदर लड़ने, तो वही चीज कर रहा है, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं कर सकते। यह कथन किसका था, हमारे महात्मा गांधी का था। ठीक है, अगला कह रहा है कि सभी धर्मों को समान महत्व देना चाहिए, महत्व देना चाहिए। सबसे अच्छी चीज है कि धर्म में किसी भी प्रकार का भेदभाव मत करे, सभी धर्मों को अपना समान महत्व देना चाहिए, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो। ठीक है, मुख्य रूप से अगला चीज कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो 3 पॉइंट कम से कम धर्म में हम समझेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, हमने पहला बताया कि धर्म को हम राजनीति से अलग नहीं कर सकते, किसका कथन था, हमारे महात्मा गांधी जी का कथन। दूसरा, सभी धर्मों को समान महत्व है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख, किसी भी प्रकार का ये नहीं कि उस धर्म के लोग ज्यादा है तो उनको ज्यादा वरीयता दी ना, सभी धर्मों को समान महत्व दें। और अल्पसंख्यक किसे कहेंगे, जिसकी संख्या कम हो, अल्पसंख्यक का मतलब जिसकी संख्या कम हो। जैसे हम ये बात कर दें, हम लोग अगर बात करें अपने एरिया की, जहाँ पे हम लोग अपना गांव है, अपना घर है, यहाँ पे देखेंगे तो सबसे ज्यादा आबादी किसकी है, हिंदू धर्म की आबादी है। यानी कि इस एरिया में हिंदू धर्मों की संख्या ज्यादा है, यानी हिंदू के लोगों की संख्या ज्यादा है, तो हिंदू क्या हो गए, बहुसंख्यक। जिनकी जनसंख्या ज्यादा वो बहुसंख्यक है, और जिनकी जनसंख्या यहाँ पे एरिया में गाँव क्षेत्र में मुसलमान लोग बहुत कम है, तो मुसलमान लोग क्या हो गए, अल्पसंख्यक। क्या हो गए, अल्पसंख्यक। वहीं अगर हम जिला मऊ की बात करें, मऊ में जो सिटी का शहर है वहाँ पे मुस्लिम लोगों की संख्या ज्यादा है, तो वहाँ पे वो लोग क्या हो गए, बहुसंख्यक। वहाँ पे हिंदू लोगों की जनसंख्या कम है, तो लोग क्या हो गए, अल्पसंख्यक। ये तो आपको समझ में आ गया कि जिनकी जनसंख्या जहाँ पे ज्यादा होगी वो बहुसंख्यक कहलाएंगे, जिनकी जनसंख्या जहाँ पे कम होगी वो अल्पसंख्यक कहलाएंगे। तो कहा जा रहा है कि धर्म के आधार पे किसी भी प्रकार के लोगों में, धर्म के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को धर्म के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका धर्म का टॉपिक क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, मिटा दे, चलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें अगला हेडिंग देखेंगे। सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता, देखिए सांप्रदायिकता क्या होता है। ठीक है, जब एक विशेष समुदाय एक विशेष समुदाय किसी दूसरे अन्य समुदाय, जब एक विशेष समुदाय अन्य समुदाय पर अन्य समुदाय पर दबाव बनाए, दबाव क्या करे, बनाए, दबाव बनाए का मतलब क्यों दबाव बनाए, अपने को श्रेष्ठ दर्शाने के लिए, अपने को श्रेष्ठ दर्शाने के लिए। कुछ है नहीं, देखिएगा बस इतना। देखिए सांप्रदायिकता क्या होता है, सांप्रदायिकता का मतलब जब एक विशेष प्रकार के लोग, जब एक विशेष समुदाय के लोग, यानी किसी दूसरे समुदाय को, जैसे हिंदू की बात करें, चाहे मुस्लिम की, हिंदू एक समुदाय, हिंदू एक धर्म, हिंदू एक प्रकार से हम जो बात करें समुदाय, जैसे कहा जाता है ना, वो कुमार है, वो यादव है, वो सिंह है, वो
प्रजापति हैं। तो अलग अलग प्रकार के लोगों का एक समुदाय बना हुआ है। तो जब एक विशेष समुदाय किसी अन्य दूसरे समुदाय पे क्या कहा है, छोड़ दीजिए। सांप्रदायिकता का मतलब होता है कि जब मुख्य रूप से किसी दूसरे समुदाय के लोग किसी दूसरे लोगों पे अपना दबाव बनाते हैं कि उन पे हम हावी हो जाए, यानी कि जिनकी जनसंख्या ज्यादा है और दूसरे यानी अल्पसंख्यक जिनकी जनसंख्या ज्यादा है वो कम जनसंख्या वाले लोगों पे दबाव बनाएंगे कि हम उन पे दबदबा रहे, हम जैसे कहें वो ऐसा काम करें, वही कहलाता है सांप्रदायिकता, और कुछ नहीं। ठीक है, किताबी ज्ञान था। सांप्रदायिकता वह होता है जिसमें एक धर्म के लोग, चाहे मुख्य रूप से किसी दूसरे समुदाय के लोग जिनकी जनसंख्या ज्यादा है, वो किसी दूसरे कम समुदाय के लोगों पे अपना दबाव बनाना चाहते हैं, अपना श्रेष्ठता को दर्शाना चाहते हैं, वही क्या कहलाएगा, सांप्रदायिकता। क्या कहलाएगा, सांप्रदायिकता। याद हो गया होगा, जब एक विशेष प्रकार के लोग किसी दूसरे कमजोर वर्गों पे अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं, वही क्या कहलाएगा, सांप्रदायिकता। क्या कहलाएगा, सांप्रदायिकता। तो हमको यह उम्मीद है कि आपको अच्छे से सांप्रदायिकता याद हो गया होगा। चलिए अब अगला हेडिंग हम देखेंगे, मिटा दें, चलिए राजनीति। क्या देखेंगे, राजनीति। देखिए राजनीति का मतलब, राजनीति से क्या सब, राजनीति का मतलब चुनाव से संबंधित चीजों को। तो राजनीति क्या है, यह चुनाव के आधार पर, चुनाव के आधार पर लोगों में आपसी भेदभाव को दर्शाता है, भेदभाव को दर्शाता है, दर्शाता है। ठीक है, देखिए राजनीति का मतलब नहीं कि चुनाव के आधार पर लोगों, मतलब ये तो अलग चीज है। इसका मुख्य जब कर राजनीति का मतलब होगा मुख्य रूप से चुनाव से संबंधित। राजनीति किससे संबंधित है, चुनाव से संबंधित है। देखिए हम समझा दे रहे इसमें आपको ध्यान से। राजनीति का मतलब चुनाव के आधार पे, जब चुनाव आ जाता है, जब चुनाव आ जाता है तो चुनाव के आधार पर लोगों में आपसी मनमुटाव होने लगता है, मतभेद होने लगता है। देखते हैं कितने चला के जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो सीएम का पद हो, चाहे पीएम का पद हो, चाहे जितने भी राजनीतिक पद हैं, जो राजनीतिक दल पद है, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, जब चुनाव आ जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, जिसकी जनसंख्या जहाँ पे ज्यादा, किसी भी कास्ट की बात करें, चाहे कुमार हो, चाहे मतलब ये नाम नहीं, किसी भी कास्ट की हम बात करें, जिनकी जनसंख्या ज्यादा है वहां पर उसी व्यक्ति को क्या करते हैं, प्रतिनिधि बनाते, उसी व्यक्ति को चुनाव में खड़े करते। तो क्या हुआ, मनमुटाव हुआ कि नहीं, राजनीति के तहत लोगों में मनमुटाव हो जाता है। अच्छे व्यक्ति हैं वहीं पे लेकिन उनकी संख्या कम है, उनको नहीं देंगे बल्कि दूसरे व्यक्ति को क्या कर देंगे, सीट दे देंगे कि फलाना यहाँ से सीट लड़े। तो क्या किया जाए, राजनीति के तहत हम क्या करें, लोगों में आपसी मनमुटाव, आपसी भेदभाव को दर्शाया जाता है। और कहा जाए मुख्य रूप से राजनीति क्या है, चुनाव से संबंधित। राजनीति किससे संबंधित है, चुनाव से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका तीनों टॉपिक क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं, हमको रिवीजन करना है जल्दी जल्दी। ठीक है, चलिए आइएगा अगला हेडिंग अब हम समझेंगे। अगला हेडिंग है आपका धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य। देखिए धर्मनिरपेक्ष क्या, धर्मनिरपेक्ष यह एक शब्द है, यह एक क्या शब्द है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत में कोई भी राष्ट्रीय स्तर या राज्य स्तर पर, भारत में कोई भी राष्ट्रीय स्तर पर धर्म नहीं है। राष्ट्रीय स्तर का चाहे राज्य स्तर पे, राज्य स्तर पर धर्म नहीं। धर्मनिरपेक्ष क्या, यह एक शब्द है जिसमें कहा गया भारत में राष्ट्रीय स्तर पे, देश के स्तर पे भी कोई धर्म नहीं है, वो अभी राज्य के स्तर पे भी कोई धर्म नहीं। कहीं देखते हैं उत्तर प्रदेश का धर्म है फलाना हिंदू धर्म, बिहार मुस्लिम धर्म, ऐसा कहीं देखे नहीं। तो हमारे यहाँ राज्य की बात करें चाहे देश की बात करें, किसी भी स्तर पे हमारे यहाँ धर्म को वरीयता नहीं दी गई, यानी किसी भी धर्म नहीं। हमारे यहाँ अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मान सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते कि उत्तर प्रदेश में हिंदू धर्म है, बिहार में मुस्लिम धर्म है, तमिलनाडु में सिख धर्म, ऐसा कहीं चीज नहीं। अर्थात जो बता रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य यह एक प्रकार का शब्द जिसमें यह बताया जाता है कि हमारे देश के आधार पे या राज्य के आधार पे भारत में किसी भी प्रकार का धर्म नहीं है। लेकिन कुछ नोट में लिखिएगा, कुछ ऐसे देश हैं जहाँ जो क्या धर्मनिरपेक्ष है,
जहाँ पे क्या उनका धर्म, कुछ ऐसे देश है जहाँ पे क्या हर देशों का अपना अलग अलग धर्म है। जैसे हम बात करें श्रीलंका, श्रीलंका में किस धर्म को वरीयता दी जाती है? बौद्ध धर्म। श्रीलंका में कौन सा धर्म चलता है? बौद्ध धर्म। पाकिस्तान, पाकिस्तान में कौन सा धर्म है? इस्लाम धर्म। कौन सा धर्म है? इस्लाम धर्म। पाकिस्तान में कौन सा धर्म है? इस्लाम धर्म। पाकिस्तान में कौन सा धर्म है? इस्लाम धर्म। वहीं आ जाइए इंग्लैंड, इंग्लैंड में कौन सा धर्म है? ईसाई। इंग्लैंड में कौन सा धर्म है? ईसाई धर्म। ये चीजें कम से कम तो ये समझ में कहेगा, पूछेगा वो कौन से देश हैं जिस देश में क्या मतलब राष्ट्र के स्तर, देश के स्तर पे धर्म है, तो 3 देशों की आपको सूची दिया गया है। श्रीलंका, श्रीलंका में बौद्ध धर्म को अपनाया जाता है। इंग्लैंड में कौन सा धर्म है? ईसाई धर्म को अपनाया जाता है। और पाकिस्तान में कौन सा धर्म है? इस्लाम धर्म। पाकिस्तान में कौन सा धर्म है? इस्लाम धर्म। तो ये था आपका धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, दे देगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? तो धर्मनिरपेक्ष एक प्रकार का शब्द, इसमें हमारे देश में यानी भारत में राज्य स्तर हो चाहे देश स्तर हो, यहाँ पे किसी भी धर्म को वरीयता नहीं दी जाती है। आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्मों को मान सकते हैं, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख। आप अपना धर्म बदल सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश का यह धर्म है, बिहार का यह धर्म है, और आंध्र प्रदेश का यह धर्म है। किसी भी प्रकार का धर्म हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जिनका अपना अलग अलग धर्म, यानी हर देश का धर्मों को वरीयता दे दी गई है राष्ट्र के स्तर पे। जैसे इंग्लैंड देश में ईसाई धर्म है, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म है, और आज ये आपका श्रीलंका में कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म। ठीक है विद्यार्थी, तो आप इसका सिग्नल ले लीजिए। अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए मिटा दें। अगला हेडिंग, जाति की असमानता। जाति की असमानताएं। जाति की असमानताएं, देखिए इसमें आप जानते हैं जाति की असमानता, आज हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की जातियां, जैसे हम बात करें जातियां, जैसे अलग अलग कैटेगरी है, एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, ये तो कैटेगरी है। जाति में असमानता क्या है कि मुख्य रूप से उच्च जाति के लोग, उच्च जाति के लोग, उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों पर, निम्न जाति के लोगों पर दबाव बनाते हैं। देखिए ये जाति के आज भी देखेंगे हमारे भारत देश में जो बड़े कास्ट के समुदाय के लोग हैं, वो छोटे जाति के कास्ट के लोगों पर दबाव बना कर क्या चाहते हैं, हम उन पर हमेशा दबदबा बना रहा है, वो हमारे हम क्या करें, वो हमेशा हमारे अधीन काम करें। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट लिख दिए। अब दूसरा पॉइंट हम लिखना चाहेंगे कि जाति की असमानता मुख्य रूप से क्या होता है कि उच्च जाति लोग, उच्च जाति लोग, उच्च जाति के लोग अपने को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। ठीक है, और तीसरा जब हम कर दें, और निम्न जाति को अपने नीचे कार्य करवाना चाहते हैं, अपने नीचे कार्य करवाना चाहते हैं। ये है, ये चीजें कम से कम 3 पॉइंट और भी आप बना के लिख सकते हैं कि जाति की असमानता से उच्च जाति के लोग निम्न जाति को हमेशा दबाव बनाना चाहते हैं कि हमारे नीचे काम करें। उच्च जाति के लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, वो निम्न जाति को अपने नीचे कार्य करवाना चाहते हैं कि हमेशा मेरे नीचे रह के काम करें। और आज भी देखेंगे बहुत सारा ऐसा कंडीशन आपको देखने को मिलता है कि बड़े बिरादरी के लोग सोचते हैं कि छोटे बिरादरी को हमेशा दबा कर ही रखा जाए, जो कि एकदम क्या है, गलत। ये थी जाति की असमानता है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। अगला हेडिंग है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता, ठीक है, एक शब्द है अस्पृश्यता। क्या होता है, तो अस्पृश्यता का मतलब मुख्य रूप से होता है छुआछूत। क्या होगा, छुआछूत। छुआछूत का भाव मतलब क्या, ये नहीं छुआछूत खेल वाला बचपन में आदमी चैन चैन खेलता था, ऐसे हाथ करता उंगली पकड़ 1 2 3 4 5 5 दिन भागते थे खूब, दौड़ दौड़ पिए पकड़ पकड़ फलाना पकड़ा गल, फिर ऐसे करता था, फिर उसके नीचे से क्रॉस करते थे, ये छुआछूत। वो तो छुअंता खेल होता था। यहाँ पे छुआछूत का मतलब क्या, अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का मतलब आज भी समाज में छुआछूत की भावनाएं धीरे धीरे तो समाप्त हो रही है, लेकिन बहुत सारी भावनाएं आज भी देखने को मिलती है। पहले के समाज में बहुत ज्यादा छुआछूत की भावनाएं थी ना,
आदमी बड़े बिरादरी के लोग, छोटे बिरादरी के लोग के घर खाना खाने नहीं जाते थे, उनका पानी नहीं पीने जाते, उनकी खटियों पे नहीं बैठते थे। ये क्या था? छुआछूत। वो समझते थे कि हम श्रेष्ठ हैं, आप हमारे क्या हैं? नीचे हैं। आप नीचे तब तक लोग, आपका काम है कि नीचे हमारे द्वारा किए गए खेती का काम करना, हमसे हम जो कहें आप उसको करना। ये किसको दर्शाता था? अस्पृश्यता को। तो अस्पृश्यता का मतलब क्या है? छुआछूत की भावना है ना। इसमें छोटे जाति के लोगों की स्थिति स्थिति खराब हो जाती हो जाती है। इसमें मुख्य रूप से छुआछूत में क्या किया जाता है? इसमें छोटे जाति के लोगों की स्थिति खराब हो जाती है, लेकिन आज के समाज में, लेकिन वर्तमान समय में धीरे धीरे छुआछूत की भावना छूत की भावना समाप्त हो रही है। समाप्त हो रही है। अब धीरे धीरे समाज सुधर रहा है। ये चीजें हैं, कम से कम 3 पॉइंट। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है? मुख्य रूप से क्या होता है? आपसे छुआछूत की भावना है। ठीक है, आपसे छुआछूत की भावना है कि एक इस कास्ट का, वो इस कास्ट का, ये चीज गलत चीज है। तो छुआछूत की मतलब ये है। दूसरी चीज का इसमें मुख्य रूप से इसमें छोटी जाति के लोगों की स्थिति क्या हो जाती है? ज्यादा खराब हो जाती है। पहले से ही उनको दबाव बनाया जाता है कि निम्न तबके का लोग है, एससी समुदाय का, एसटी समुदाय का, ओबीसी समुदाय का है। ये बहुत ही गलत चीजें था। धीरे धीरे इनकी कंडीशन क्या होती थी? खराब होती थी। लेकिन आज के समाज में देखें, लेकिन वर्तमान समय में धीरे धीरे छुआछूत की भावनाएं क्या हो रही हैं? समाप्त हो रही हैं। अब किसी भी प्रकार की भेदभाव की भावनाएं हैं, लेकिन पहले से बहुत कम हो चुके हैं, धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा? अब समाज में सुधार हो रहा है। आने वाले कुछ समय में धीरे धीरे चीजें भारत से हट जाएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। हमारा देश और ही आगे जाके क्या करेगा? विकास करेगा। ठीक है, तो ये था अस्पृश्यता। अगला टॉपिक देखिए। अगला हेडिंग है सामाजिक और भारत की क्या कर रहा है? भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता। धार्मिक विविधता। इसमें देखेंगे कि भारत की सामाजिक यानी समाज के स्तर पर भारत की क्या कंडीशन है, और भारत के धर्म के आधार पर क्या क्या विविधताएं मुख्य रूप से समझेंगे। ठीक है, इसमें सामाजिक के आधार पर देखेंगे तो मुख्य रूप से 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार जो सामाजिक स्थिति है, भारत की जो सामाजिक स्थिति है, इसमें मुख्य रूप से 2 वर्गों के बारे में जनगणना की गई थी। एक आपका था एससी समुदाय, और दूसरा कौन सा समुदाय था? एसटी समुदाय। किसका समुदाय था? एससी। तो एससी समुदाय पूरे भारत की आबादी का 16.6% था। 6%, 16.6%। एससी का हम फुल फॉर्म कर लिख दे रहे हैं। तो एससी का मतलब हो जाएगा, एससी का फुल फॉर्म आपको लिख दे रहे हैं, शेड्यूल कास्ट। क्या हो जाएगा? शेड्यूल कास्ट। अनुसूचित 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 जाति। क्या होगा? अनुसूचित जाति। एससी किसे कहेंगे? शेड्यूल कास्ट। एससी किसे कहेंगे? शेड्यूल कास्ट को कहेंगे। इसका हिंदी क्या होगा? अनुसूचित जाति। हिंदी क्या होगा? अनुसूचित जाति। इसमें कहा 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जो सामाजिक स्थिति थी, इसमें कुल आबादी का कितना परसेंटेज एससी था? 16.6% था। वही हम बात करें एसटी की लिख दे रहे हैं, तो शेड्यूल ट्राइब्स। इसको क्या कहेंगे? शेड्यूल ट्राइब्स। तो इसको लिखेंगे हिंदी अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति कितना था? 2011 की जनगणना की आबादी के अनुसार इनकी संख्याएं थी आपका एसटी समुदाय का 8.6%। कितना था? 8.6%। कितना था? 8.6% था। सबसे मुख्य चीज कि आज 2011 की जनगणना के अनुसार आज तक ओबीसी की जनगणना अब तक नहीं हुई। कितने ओबीसी की संख्या है? नोट, ओबीसी की
जनगणना, ओबीसी की जनगणना अब तक नहीं हुई है। सामाजिक के आधार पे ओबीसी की जनगणना अब तक नहीं हुई है। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक यही है आपका, ओबीसी की जनगणना अब तक नहीं हुई है। समझ में आ गया होगा। भारत की सामाजिक स्थिति एक बार हम आपको फिर बताना चाहेंगे, ध्यान से देखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जो सामाजिक स्थिति है भारत में, मुख्य रूप से दो समाजों के बारे में बात हुआ कि 2011 के अनुसार जो एससी समुदाय के लोग, एससी का मतलब शेड्यूल कास्ट, एससी का मतलब शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति, इनकी आबादी पूर्ण भारत की आबादी का कितना परसेंटेज है? 16.6% है। वहीं एसटी की जब हम बात करें तो एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति, इनका परसेंटेज कितना है? 8.6% है, 8.6%। लेकिन सबसे मुख्य चीज ओबीसी की जनगणना अब तक नहीं की गई है सामाजिक स्थिति के आधार पे। समझ में आ गया? दोनों परसेंटेज बताइएगा। एससी की कितना कंडीशन है? 16। एससी का कंडीशन 16, पॉइंट को भूल जाए। एससी का कंडीशन 16, ए का आधा का अनुसूचित एसटी का, तो बढ़िया। एससी का 16 और आधा एसटी कितना होगा? 8। एससी का 16, उसका आधा एसटी, उसका आधा एसटी, एसटी का मतलब 8। तो किस जनगणना के अनुसार बता रहा है? 2011 की। किस जनगणना के अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिएगा, अब इसका लास्ट पॉइंट हम देखेंगे, धार्मिक विविधता क्या क्या है। आज हमारे समाज में धर्मों की अलग अलग विविधता है। तो 2011 के अनुसार हमने आपको बताया था कि देश की आबादी की कंडीशन जो दिया था, लेकिन जो धार्मिक विविधता हम देखेंगे, ये धार्मिक विविधता 2001 की जनगणना के अनुसार दिया गया। आपके सिलेबस में जो धार्मिक विविधता दिया गया है, कौन सी विविधता? 2011 के अनुसार धार्मिक विविधता 2001 के अनुसार दिया गया कि हमारे देश में कौन कौन से धर्मों की जनसंख्या क्या है। तो यहाँ पे जो हिंदू धर्म है उनकी जनसंख्या दिया 80.5%। भारत में हिंदू धर्म कितने हैं? 80.5% है। वहीं हम बात करें मुसलमान लोग की बात करें, मुसलमानों की संख्या कितनी है? मुसलमानों की जो संख्या दी गई, धार्मिक विविधता क्या है? मुसलमानों की संख्या दिया है 13.4%। मुसलमान लोग की संख्या कितना है? 13.4%। 13.4%। आइए ईसाई धर्म की हम बात करें तो ईसाई धर्म की संख्या दिया है 2.73 के लेवल पे मत दिया, दशमलव पॉइंट का ध्यान मत दीजिएगा। ईसाई धर्म की संख्या कितनी है? 2.37%। 2.37%। वहीं सिख भाई की संख्या दिया है 1.9%। सिख की संख्या कितना दिया है? 1.9%। सिख की संख्या कितना है? 1.9%। दो आपका धर्म बताओ, बौद्ध और जैन। बौद्ध धर्म की संख्या कितना दिया है? बौद्ध धर्म की जनसंख्या कितना दिया है? 0.8%। ये हमारे यहाँ देव बौद्ध है। और लास्ट दिया है जैन धर्म, इसका आधा 0.4%। 0.4%। ये आपका हुआ। एक बार फिर से बता, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अलग अलग बताया गया कि हिंदू धर्म की संख्या कितनी? 80। तो पॉइंट को भूल जाएगा। हिंदू की संख्या 80%, हिंदू की संख्या 80%। जो धर्म मानने वाले ईसाई की धर्म की जनसंख्या 2%। ईसाई धर्म की पॉइंट जनसंख्या में ईसाई धर्म कितने परसेंटेज लोग मानते हैं? 2%। कितने मानते हैं? 2। मुसलमान 13। मुसलमान लोगों की संख्या कितनी है? 13। मुसलमान लोगों का 13। सिख धर्म 1। बौद्ध धर्म 0.8 और जैन धर्म कितना होगा? 0.4। 0.4। अब बताइएगा, हम आपको याद करा देंगे। 2011 के जनगणना के अनुसार 2001 के जनगणना के अनुसार बताया गया कि धर्मों में क्या विविधता है भारत में। तो 2001 में बताया गया कि हिंदू धर्म जो उनकी वरीयता कितना मानने वाले लोग हैं, तो 80%। कितना परसेंटेज? 80%। कितना परसेंटेज? 80। वहीं मुसलमान की संख्या कितनी है? 13%। कितना है? 13%। मुसलमानों का 13%। ईसाई की जो संख्या कितना है? 2%। ईसाई की जनसंख्या 2%। ईसाई की जनसंख्या 2। बस कितना अच्छा दिया। हिंदू का 80, मुसलमान का 13, ईसाई लोगों का 2 और सिख का 1। 2 1 2 1 मतलब क्रम से। बस हिंदू 80%, हिंदू 80%। ईसाई हिंदू 80%। हिंदू कितने लोग मानने वाले? 80%। मुसलमान 13, ईसाई 2, ईसाई 2%। सिख 1, सिख
एक, सिख एक, बौद्ध 0.8, बौद्ध 0.8 और जैन कितने 0.4, 0.4। कहीं से पूछे बताइएगा। हिंदू लोगों की 80%, 80%, मुसलमान लोगों का 13%, पॉइंट को मत, मुसलमान लोगों का 13%, मुसलमान लोगों की संख्या 13%, मुसलमान लोगों की संख्या 13%, बहुत अच्छा, मुसलमान लोगों की संख्या 13%। सिख लोग, ईसाई लोगों की संख्या 2%, ईसाई 2%, सिख 1%, सिख 1%, बौद्ध धर्म 0.8, बौद्ध धर्म 0.8, बौद्ध धर्म 0.8, आज ये जैन धर्म 0.4, 0.4, 0.4। ये चैप्टर आपका हो गया समाप्त। द इंड। इस चैप्टर को भी हमने क्या कर लिया, कवर, चैप्टर हो गया समाप्त। आज के लिए इतना ही। आप अच्छे से खूब मेहनत से अच्छे से पढ़िए कि आपका अच्छा रिजल्ट 2024 में बने। विद्यार्थी को मन लगा के सारे सब्जेक्टों की पढ़ाई कीजिए। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। चलिए।